हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मिडेवल हिस्ट्री की ही। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, जिससे हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सहजता महसूस होगी। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो पूर्णतः अध्ययन करेंगे जो कि इससे पहले की क्लास में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। क्या अध्ययन कर रहे थे? अर्थात हम लोग बात कर रहे थे पूरे के पूरे इस मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में मुगल वंश के संदर्भ में, या जिसको हम लोग मुगल काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इसकी बात हम लोग कर रहे थे। फिलहाल में इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, जिससे कि हमारी एक स्वयं की अपनी बौद्धिक क्षमता विकसित होगी इन मुगलों के संदर्भ में, या इस चैप्टर से संबंधित जो भी सारी बातें होंगी वो सारी की सारी बातें हमारी आज भी हम करने वाले हैं, और इसके आने वाले जो भी क्लासें होंगी उनमें भी हम इन्हीं सारी बातों की चर्चा करेंगे, और इतने बेहतरीन अंदाज में करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर यहाँ से बनता है या इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनता है तो वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता, हम एक ऐसी बौद्धिक क्षमता विकसित करेंगे कि कुछ भी अगर इस चैप्टर से संबंधित माहौल अगर गर्म होता है एग्जाम हॉल में, तो हमारा जो भी सारी चीजें हैं आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा। फिलहाल में आनंद लेते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोग यार चर्चा को अपने आपके समक्ष पेश कर चुके थे, या जो भी सारी घटनाएं हमारी हो रही थी इस पूरे के पूरे मुगल वंश के दौरान में काफी सारी बातों का जिक्र मैंने आपके साथ में किया था। ठीक है, फिलहाल में आज भी हम उसके आगे से अपनी चर्चा को आपके समक्ष जो भी सारा माहौल होगा या जो भी सारा सिस्टम इस मुगल वंश के दौरान में, या जो भी सारी घटनाएं हमारी घटित हुई इस पूरे के पूरे मुगल वंश में, उन तमाम सारी बातों का जिक्र आज हम पुनः आपके समक्ष करने वाले हैं। ठीक है, और एक बेहतरीन अंदाज में करेंगे, तो क्लास में तनिक भी बोरियत महसूस मत कीजिएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या एक प्रकार से अगर हम बोले तो रुचि लेते हुए या थोड़ा सा कहानी के टाइप में समझते हुए सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे और आनंद लेते रहेंगे इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास का। और इस मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में हम लोग पूरे हर्ष और उल्लास के साथ में या पूरे मस्ती के साथ में जो भी बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे मुगल वंश की। और इस मुगल वंश के दौरान में हम लोग बात कर रहे थे किसकी? बाबर की बात कर रहे थे। यानी जो भी सारा सिस्टम था हम बाबर के संदर्भ में क्या कर रहे थे, अपनी चर्चा को आपके समक्ष हम पेश कर चुके थे। फिलहाल में इससे रिलेटेड यानी बाबर के संदर्भ में काफी सारी बातों का जिक्र मैंने इससे पहले की क्लास में एक बेहतरीन अंदाज में किया। बाकी आज जो हम बात करेंगे वो तमाम सारी घटनाएं या बाबर के जीवन में ऐसी तमाम सारी घटनाएं घटित हुई, उन तमाम सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र आज हम पुनः इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम लोग बाबर से रूबरू रहे होंगे तो अच्छी बात है, अगर बाबर को इससे पहले से जानते रहे होंगे तो और अच्छी बात है, और नहीं जानते रहे होंगे तो इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से अगर मैं बोलूं तो जो भी हमारी एक प्रकार से बोले पुरानी मेमोरी कार्ड होती है ना, उसमें डाउनलोडिंग थोड़ा सा देर से होती है, क्योंकि पुरानी जो मेमोरी कार्ड होती है उसमें वायरस वगैरह ज्यादा होता है, और जो नई मेमोरी कार्ड होती है
उसमें डाउनलोडिंग थोड़ा सा ज्यादा तेजी में होती है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई वायरस नहीं होता है। तो इससे पहले अगर बाबर से रूबरू रहे होगे तो थोड़ा सा वायरस भी है, यानी परिचित भी है और अनभिज्ञ भी है, ठीक है। तो इस क्लास का आनंद वो भी ले सकता है जो जानता है, और जो नहीं जानता उससे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाबर के संदर्भ में इससे पहले किसी भी प्रकार से परिचित नहीं है। आज वो इस क्लास के माध्यम से परिचित हो जाएगा एक बेहतरीन अंदाज में। तो आप मेरे से तनिक भी दुविधा या समस्या उत्पन्न मत होने देना। आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी छात्र इस क्लास में कोई नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसी में बाबर के संदर्भ में जो हम बात कर रहे थे, इससे पहले की क्लास में थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं कि इससे पहले की क्लास में हम किन किन बातों की चर्चा आपके समक्ष हम लोगों ने की थी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, जिससे कि हम अपनी क्लास को एक बेहतरीन अंदाज में स्टार्ट कर सकें, ठीक है। यानी हम लोगों ने जिक्र करते हैं इसके प्रारंभिक संघर्ष से, यानी जब ये युद्ध करने की स्थिति में आता है। तो ये सर्वप्रथम जो युद्ध करता है, इसके पिता की जब मृत्यु होती है 1494 ईस्वी में, तो उसी साल ये हमारा मतलब एक प्रकार से बोले तो आक्रमण वगैरह करता है। फिलहाल में 11-12 साल का लड़का और युद्ध करने की स्थिति में, तो बेचारा क्या करता है कि युद्ध की स्थिति और रणनीति बनाते हुए, मैंने पहले ही बोला ये थोड़ा सा ढीठ किस्म का था, जो कि समरकंद वाला क्षेत्र जो कि तुर्की और इराक ईरान वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो ये थोड़ा सा समरकंद वाले क्षेत्र को ज्यादा पसंदीदा क्षेत्र मानता था। यानी इसकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी आक्रमण करने की या सत्ता को स्थापित करने की, वो हमारा समरकंद वाला क्षेत्र था। तो पहला आक्रमण ये करता है 1494 में, जिसमें इसको असफलता मिलती है, सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसके पश्चात में 3 वर्ष पश्चात में ये 1497 ईस्वी में पुनः यह समरकंद वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है, जिसमें इसको मतलब सफलता प्राप्त होती है। और सफलता प्राप्त होते ही ये वहां पर अपने स्थायित्व सत्ता स्थापित नहीं कर पाता है। यह मात्र केवल और केवल 100 दिन ही वहां पर अपनी सत्ता को स्थापित कर पाता है, और इसके पश्चात ही उसको वहां से भागना पड़ता है। तो पुनः यह अपने फारस वाले क्षेत्र में आ जाता है। इसके पश्चात में 1501 ईस्वी में पुनः यह रणनीति फिर से बनाता है, और 1501 में ये पुनः समरकंद वाले क्षेत्र में क्या करता है, आक्रमण करता है, जिससे कि इसको इस संघर्ष में भी जीत का सामना करना पड़ता है, अर्थात इसको सफलता प्राप्त होती है। इस बार यह केवल और केवल महज 8 महीने तक ही ये क्या करता है कि यानी समरकंद वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित कर पाता है। तो इसका पसंदीदा क्षेत्र जो था सत्ता को स्थापित करने का, वो था समरकंद वाला क्षेत्र। तो 1501 में भी इसको जीत प्राप्त होती है, लेकिन मात्र 8 महीने तक ही ये अपनी सत्ता को वहां पे स्थापित कर पाता है। इसके पश्चात में इसको वहां से फिर भागना पड़ता है, तो ये फिर पुनः अपने क्षेत्र में आता है जहां का ये सरदार होता है फरगना वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इन तमाम सारी बातों का जिक्र हम इससे पहले की क्लास में कर चुके हैं। अब इसके आगे की चर्चा को हम आपके समक्ष पेश करने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा और आनंद लीजिएगा बाबर के संपूर्ण जीवन के संदर्भ में, और इसके पश्चात में तमाम सारी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मजा मारते हैं थोड़ा सा बाबर से रिलेटेड। इसके पश्चात में हम लोग बात करें तो आता है 1504 ईस्वी। कब आता है, यानी 1504 ईस्वी। इसके पश्चात में मैं थोड़ा सा एक शब्द या एक तथ्य ये बताना चाहूंगा कि अभी इसने भारतीय क्षेत्र पे आक्रमण नहीं किया, ठीक है। अभी इसने भारतीय क्षेत्र पे आक्रमण नहीं किया। ये भारत का हमारा मैप है, जिससे कि हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से रूबरू होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा क्या एक बेहतरीन अंदाज में बना लीजिएगा, ठीक है।
तो ये इधर ये हमारा पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, ये फारस का क्षेत्र हो गया, ये ईरान समरकंद वाला क्षेत्र हो गया। तो अभी तक ये इधर आक्रमण करता था समरकंद वाले क्षेत्र पे, लेकिन अब ये किधर आक्रमण करना चाहता, अब ये सोच रहा है कि हम भारतीय क्षेत्र की ओर चलते हैं। ऐसा इसने क्यों सोचा? क्योंकि यार ये इधर अपनी सत्ता को स्थापित क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि इधर ईरान, इराक, तुर्की वाला जो भी हमारा क्षेत्र था, ये थोड़ा सा इधर की राजनीतिक स्थिति मजबूत थी, यानी इधर का प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा जो था वो काफी मजबूत था। इस कारणवश बाबर की दाल यहाँ पे नहीं गल सकी, जिससे कि बार बार ये आक्रमण तो करता है लेकिन कुछ समय के लिए अपनी सत्ता को स्थापित कर पाता है, लेकिन एक स्थायित्व रूप में अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाता है। तो इसके पश्चात में आता है 1504 ईस्वी का दौर, जिसमें कि अभी हम लोग बात करेंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल में थोड़ा सा ये समझते हैं कि जैसे ही ये भारतीय क्षेत्र में सोचता कैसे है कि हमको इधर आक्रमण करना है, तो ये इस प्रकार से सोचता है कि जब इसको अंदरूनी क्षेत्र में आक्रमण करना होता है तो इसको कुछ निमंत्रण मिलता है, न्योता वगैरह मिलता है, यानी होता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो वही हाल हुआ था बाबर के साथ में कि इस समय, अर्थात अगर मैं बोलूं तो इसकी चर्चा हम फिलहाल में बाद में करेंगे जब अंदरूनी क्षेत्र में आक्रमण करेगा। फिलहाल में इतना जानते हैं कि इसको निमंत्रण मिलता है, तब ये जाकर के ये भारत का रुख मोड़ता है, ठीक है, और अभी ये अंदरूनी क्षेत्र में आक्रमण नहीं करता है। तो आता है 1504 ईस्वी का दौर। ये 1504 ईस्वी में कहां पे आक्रमण करता है? तो ये काबुल वाले क्षेत्र में, कहां पे? काबुल और गजनी वाले क्षेत्र में। गजनी और काबुल का क्षेत्र ये कहां पे पड़ जाता है? तो ये अफगानिस्तान, कहां पे पड़ता है मेरे शेर? ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में हमारा पड़ता है, जिससे क्या होता है कि ये 1504 ईस्वी में भारत का जैसे ही रुख मोड़ता है, तो भारतीय क्षेत्र के आज अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारतीय क्षेत्र की बाहरी स्थिति में, अर्थात पश्चिमोत्तर वाले भाग में ये आक्रमण करता है 1504 ईस्वी में, और काबुल एवं गजनी वाले क्षेत्र पे ये आक्रमण करके क्या करता है कि अपनी सत्ता को बेसिकली स्थापित कर देता है, और यहां भी वो स्थायित्व तो प्रदान नहीं कर पाता। वो जीत करके पुनः अपने कहां पे जाता है? वो पुनः चला जाता है अपने फारस वाले क्षेत्र में, ठीक है। और जैसे ही ये 1504 में काबुल एवं गजनी वाले क्षेत्र को अपने आधिपत्य के रूप में स्वीकार करता है, तो 1507 में क्या होता है कि 1507 ईस्वी में इसने स्वयं को, अपने आप को एक उपाधि से नवाजा, जिसको हम लोग बादशाह की उपाधि के नाम से जानते हैं। ये मुगलिया सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने आप को एक उपाधि दी थी 1507 ईस्वी में। किस उपलक्ष्य में दी थी या किस खुशी में दी थी? तो काबुल एवं गजनी क्षेत्र को जीतने के संदर्भ में इसने अपने आप को एक उपाधि से नवाजा, जिसको हम लोग बादशाह के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा कि बाबर के इससे पहले के जो भी हमारे पूर्वज वगैरह थे बाबर के, उन लोगों ने मिर्जा की उपाधि धारण की थी। इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कि इनके पिता का नाम भी क्या था? मिर्जा उमर शेख, या उमर शेख मिर्जा के नाम से जानते हैं। तो ये जो मिर्जा वर्ड या शब्द इनके नाम में जुड़ता था, यह एक प्रकार की उपाधि होती थी। तो बाबर के जो भी हमारे वंशज थे, इसके पहले के या जो पूर्वज थे, वो लोग मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। लेकिन बाबर पूरे के पूरे मुगलिया सल्तनत का एक ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल एवं गजनी के क्षेत्र को जीतने के पश्चात में अपने आप को एक उपाधि से नवाजा, जिसको हम लोग बादशाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। इसके पश्चात में वो पुनः चला जाता है कहां पे? तो वो जाता है, यानी एक प्रकार से बोले फारस वाले क्षेत्र में पुनः वापस चला जाता है।
लेकिन क्या होता है कि उसके माइंड में फिर से खटकता है। मैंने पहले ही बोला कि इसका जो सबसे पसंदीदा क्षेत्र था अपनी सत्ता को स्थापित करने का, वो था समरकंद वाला क्षेत्र। ये समरकंद वाले क्षेत्र पे अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करना चाहता था। तो जिस कारणवश इसके माइंड में ये आता है कि क्यों ना मैं पुनः समरकंद वाले क्षेत्र पे आक्रमण करूं, जैसे कि मैं इधर के क्षेत्र को जीत करके अपने आधिपत्य के रूप में स्वीकार करता हूं, शायद इस बार मैं समरकंद वाले क्षेत्र को भी जीत सकूं और अपने साम्राज्य में उसको मिला सकूं। तो क्या होता है कि 1511 ईस्वी में, सारी चीजों से रूबरू रहिएगा, क्या बोलता है कि 1511 ईस्वी में, 1511 ईस्वी में क्या होता है कि ये पुनः कहां पे आक्रमण करता है, समरकंद वाले क्षेत्र पे, समरकंद वाले क्षेत्र पे ये पुनः आक्रमण करता है। और ये वही समरकंद का क्षेत्र है जो तुर्की क्षेत्र की क्या होती थी, राजधानी होती थी। ठीक है, तो 1511 ईस्वी में ये पुनः आक्रमण करता है समरकंद वाले क्षेत्र पे और इसमें इसको क्या होता है कि जीत प्राप्त होती है, यानी ये सफलता प्राप्त तो करता है, लेकिन ये फिर से अपनी स्थायित्व सत्ता को यहाँ पे स्थापित नहीं कर पाता है, जिससे कि इसके एक साल बाद अर्थात 1512 ईस्वी में क्या होता है कि यह पुनः अपने क्षेत्र में वापस लौट जाता है, अर्थात समरकंद वाले क्षेत्र को छोड़ करके यह 1512 ईस्वी में क्या होता है कि यह लौट जाता है फरगना वाले क्षेत्र में, फरगना वाले क्षेत्र में वापस लौट जाता है। मैंने इससे पहले एक क्या बोला कि ये समरकंद पर अपना मतलब आधिपत्य क्यों नहीं जमा पा रहा था, बार बार जीत तो जा रहा था, यानी इसको आक्रमण करने के संदर्भ में या जो भी संघर्ष करता था उसमें सफलता तो प्राप्त होती थी, लेकिन यह अपना स्थायित्व सत्ता इस कारणवश नहीं प्रदान कर पा रहा था क्योंकि यार इधर की राजनीतिक व्यवस्था काफी मजबूत थी। ठीक है, यानी प्रशासनिक ढांचा इधर का काफी मजबूत था, जिससे कि अब बाबर समझ चुका था पूर्ण रूप से कि मैं अब इस तुर्की या ईरान इराक वाले क्षेत्र में या इस पूरे समरकंद वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाऊंगा। वो अब पूर्ण रूप से समझ चुका था। तो अब वो इधर आक्रमण ना करके वो पुनः किस तरफ बढ़ता है, वो पुनः यानी बढ़ता है इंडिया की तरफ। अब वो दोबारा पीछे मुड़ करके समरकंद पर आक्रमण नहीं करता है क्योंकि वो भली भांति यानी पूर्ण रूप से वो समझ चुका था कि इधर वाले क्षेत्र को जीतना मेरे बस की बात नहीं है। जीत तो जाता हूं लेकिन यहाँ पे अपनी स्थायित्व तो मैं प्रदान नहीं कर पाता, जिससे कि वो पुनः भारतीय क्षेत्र में फिर से आता है। उस समय हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, ये पूरा भारतीय क्षेत्र में ही आता था। ठीक है, जो कि आज बाहरी हिस्सा है। तो ये पुनः क्या करता है कि 1512 के पश्चात में 1519 ईस्वी, याद रखिएगा सारी चीजों को, क्या होता है कि 1519 में पुनः यह कहां पे आक्रमण करता है, यह पुनः पाकिस्तान वाले क्षेत्र पे आक्रमण करता है। 1519 ईस्वी में यानी 1512 में वो भाग करके पुनः आता है फरगना वाले क्षेत्र में और फरगना वाले क्षेत्र में वो अपने सत्ता को स्थापित तो करता था क्योंकि पूरा का पूरा फरगना इसी के अंतर्गत चलता था। ठीक है, तो ये उसके पश्चात में रणनीति बना करके 1519 में क्या करता है कि 1519 में ये एक प्रकार से पुनः आक्रमण करता है। पुनः आक्रमण करता है कहां पे, ये आक्रमण करता है बाजौर, याद रखिएगा, बाजौर एवं भेरा नामक क्षेत्र में। और ये क्षेत्र हमारा पड़ता है पाकिस्तान, आधुनिक जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पे ये हमारा बाजौर एवं भेरा नामक क्षेत्र पड़ता है, जहां पे 1519 में पूर्णतः बाबर क्या करता है, आक्रमण करता है।
कहां पे करता है? बाबर पूरी तरीके से क्या करता है? संघर्ष करता है और यहां पे उसको क्या होती है? जीत प्राप्त होती है, यानी वो पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करता है। क्या करता है? सफलता प्राप्त करता है इस संघर्ष में, जिससे कि यार एक प्रकार से बोले बाजौर एवं भेरा नामक स्थान ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र पड़ता है। फिलहाल में अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी आता है कुछ बहुत क्षेत्र, ठीक है। तो जिस कारणवश ये क्या होता है कि 1519 में ये पुनः इधर वाले क्षेत्र पे आक्रमण करता है, ठीक है, और इसको सफलता भी प्राप्त होती है। तो इससे इसका मनोबल बढ़ता है। मनोबल कैसे बढ़ता है? यानी ये अभी जो भारतीय क्षेत्र में ये जो आक्रमण कर रहा है, ये इसके छोटे छोटे आक्रमण हैं। ये इतने बड़े आक्रमण या इतने बड़े संघर्ष हमारे नहीं थे, जिस कारणवश इनको अभी उतनी तवज्जो नहीं दी गई इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन केवल और केवल इतनी तवज्जो जरूर दी गई है कि इतिहास में इसका वर्णन कर दिया गया है कि बाबर के द्वारा भारतीय क्षेत्र में इतने आक्रमण या इस समय हमारे आक्रमण किए गए, भले ही वो छोटा रहा हो या बड़ा रहा हो, ठीक है। अभी जो भी हमारे प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध बाबर के द्वारा युद्ध लड़े गए उनकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं इसी क्लास में। फिलहाल में 1519 में ये पहली बार ऐसा था जब भारतीय क्षेत्र में बाबर के द्वारा आक्रमण किया गया। फिलहाल में ये भी हमारा भारतीय क्षेत्र में ही था, तो इसको हम लोग पहली या दूसरी बार बोल सकते हैं। फिलहाल में मैं दूसरी बार बोलना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार 1504 में जो कि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था, काबुल एवं गजनी का क्षेत्र, एंड दूसरी बार अगर भारतीय क्षेत्र में आक्रमण किया तो 1519 में किया बाजौर एवं भारा वाला क्षेत्र में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है और सफलता प्राप्त होती है, ठीक है। इसके पश्चात में ये हमारे छोटे छोटे आक्रमण थे और बाबर का इस तरफ आक्रमण करने का या संघर्ष करने का महज केवल और केवल एक ही उद्देश्य था अभी के लिए। यानी अभी से कहने का तात्पर्य यह है कि वो जैसे ही समरकंद वाले क्षेत्र से उसको कुछ सीख मिली थी। सीख क्या मिली थी? कि जैसे ही वो संघर्ष करता है तो उस संघर्ष की स्थिति में वो अपने सत्ता का स्थायित्व तो प्रदान नहीं कर पाता है, जिससे कि वो पूर्ण रूप से समझ चुका था कि इधर की राजनीतिक व्यवस्था या एक प्रकार से बोले इधर की प्रशासनिक व्यवस्था काफी मजबूत है, जिस कारणवश मैं इधर वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाऊंगा। जिस कारणवश ये भारतीय क्षेत्र में आता है और भारतीय क्षेत्र में काबुल वगैरह या जो बाजौर भेरा या जो भी सारा सिस्टम था, इधर की जो राजनीतिक स्थिति थी या जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मजबूत नहीं थी। इन्हीं सारे अवसरों का फायदा उठाते हुए क्या हुआ था कि बाबर हमारा आक्रमण करता है और उनको जीतता भी है, ठीक है। और इसके आक्रमण करने का एक उद्देश्य ये था कि यह केवल अभी ये देखना चाहता था कि अगर मैं इस भारतीय क्षेत्र पे आक्रमण करता हूं तो मेरे साथ में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं कि इस युद्ध करने के संदर्भ में, जिससे कि मुझे एक अच्छी या एक नई रणनीति के साथ में युद्ध में उतरना चाहिए। तो वो मतलब एक प्रकार से बोले उसके सामने चुनौती टाइप में थी, या वो ये जानना चाह रहा था कि अगर इस क्षेत्र पे मैं आक्रमण करता हूं तो मेरे साथ उस संघर्ष में या उस आक्रमण में मेरे साथ क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं या किन किन परिस्थितियों का सामना मुझे करना पड़ेगा। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए वो ये छोटे छोटे युद्ध करता है और इन साम्राज्यों को जीतता है। और जैसे ही वो इन छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतता है तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसका मनोबल बढ़ता है और पुनः 1519 में ही क्या करता है कि पुनः 1519 ईस्वी में ही वो पुनः फिर से आक्रमण करता है। 1519 में ये बाजौर भेरा जीत करके पुनः चला जाता है फरगना वाले क्षेत्र में और कुछ दिनों के पश्चात में पुनः यह 1519 में ही पुनः आता है और ये पुनः क्या करता है
कि पाकिस्तान का आज अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है जिसको हम लोग पेशावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 1519 में आता है और पेशावर वाले क्षेत्र में आक्रमण या संघर्ष करता है और इस क्षेत्र पर भी अपना आधिपत्य क्या करता है, जमा लेता है, अर्थात इस क्षेत्र को भी वो जीत लेता है। तो एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो पूरा का पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र अब किसके कंट्रोल में, वो बाबर के कंट्रोल में आ चुका था। यानी अभी तो कम आया है 19 में, उसके पश्चात में 1519 में ये पेशावर जीतता है। आता है 1520 का समय, यानी 1520 ईस्वी का समय आता है। ये 1520 में पुनः आक्रमण करता है इसी मतलब पाकिस्तान वाले क्षेत्र को जीतने के लिए, जिसमें ये पूरा का पूरा पंजाब वाला क्षेत्र जीतता है। पंजाब के साथ साथ ये पेशावर का क्षेत्र हो ही गया। पेशावर के साथ साथ सियालकोट नाम सुना होगा, ये भी हमारा पंजाब वगैरह की तरफ पड़ता है। और जो भी हमारा पूरा का पूरा सिंध वाला क्षेत्र होता है, यानी एक प्रकार से बोलना चाहें तो 1520 तक में पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा अफगानिस्तान ये किसके कंट्रोल में, ये आ चुका था। अब पूर्णतः पूर्ण रूप से बाबर के कंट्रोल में आ चुका था। ठीक है, तो इधर की सत्ता पूर्ण रूप से ये बाबर की हो गई और बाबर अभी भी पूर्ण रूप से स्थायित्व सत्ता स्थापित नहीं कर पाता है, यानी पूर्ण रूप से अभी ये स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाता है। ये एक प्रकार से इतिहासकारों के द्वारा ये भी बोला गया कि ये स्थायित्व क्यों नहीं प्रदान कर पाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा भगाड़ू टाइप का था। यानी कभी कभी तो ये युद्ध को जीतने के पश्चात में या युद्ध को जीतने के लिए भागता रहता था, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में युद्ध करने के लिए भागता रहता था, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो इस कारणवश भी भागता रहता था कि शायद वो युद्ध में हार जाता था, इस कारणवश भागता रहता था। तो इसी कारणवश इसकी अपनी एक स्थायित्व सत्ता अभी तक स्थापित नहीं हो पाई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और बाबर ने स्वयं अपनी एक आत्मकथा में लिखा है, जिसको हम लोग बाबरनामा के नाम से जानते हैं। तो उसने अपनी इस आत्मकथा में लिखा है कि मैं अभी तक के अपने संपूर्ण जीवन काल में यानी एक स्थान पे 2 रमजान नहीं मना पाया। यानी ये जो भी हमारा मुस्लिमों का एक त्योहार होता है रमजान, या जिसको रोजा वगैरह बोलते हैं, तो बाबर का कहना ये था कि मेरी स्थायित्व सत्ता नहीं थी, जिस कारणवश मैं अपने संपूर्ण जीवन में यानी एक साथ रमजान कभी भी किसी एक स्थान पे नहीं मना पाया। यानी एक मना पाया लेकिन दूसरा उसी स्थान पे मैं रमजान नहीं मना पाया, वो इसी कारणवश क्योंकि स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। 1520 के में ये पूरा का पूरा क्षेत्र जीत लिया और 1524 में ये पुनः पाकिस्तान का एक क्षेत्र और बचता है लाहौर का। यानी 1524 ईस्वी में क्या करता है कि ये पाकिस्तान का लाहौर वाला क्षेत्र भी अपने अंडर में या अपने आधिपत्य में कर लेता है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र क्या होता है, बाबर के अंतर्गत आ गया था। तो ये थी केवल और केवल बाहरी स्थिति, अभी इसने भारत के अंदरूनी क्षेत्र पे आक्रमण नहीं किया। ठीक है, अभी ये केवल और केवल बाहरी वाले क्षेत्र को अपने आधिपत्य के रूप में स्वीकार कर चुका था। यानी पूर्ण रूप से बाबर के कंट्रोल में पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा अफगानिस्तान, या जो भी फरगना वाला क्षेत्र का सरदार तो था ही, तो पूरा का पूरा इधर का एरिया किसके अंतर्गत, वो बाबर के अंतर्गत। यार देखो, मतलब पढ़ते पढ़ते इतना हम लोग समझ चुके हैं इस बाबर के संदर्भ में
कि इसका पिता केवल और केवल एक छोटे से मतलब क्षेत्र का सरदार था, एक छोटे से क्षेत्र का सरदार था जिसको फरगना नाम से जानते हैं। और जैसे ही बाबर आता है, बाबर ने देखते ही देखते अपने इस पूरे के पूरे फरगना वाले क्षेत्र से कहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया, अकेले अपने दम पे। ठीक है, तो इसने अपने दम पे क्या किया कि पूरा का पूरा क्षेत्र अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जैसे ही इन सारे स्थानों पर इसका कंट्रोल होता है, तो अब इसको एक प्रकार से मैंने इससे पहले भी बोला था कि इसको भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण या न्योता मिलता है। तो अब ये और अंदरूनी क्षेत्र पे अब ये आक्रमण करेगा। कहां पे करेगा? ये अब अंदरूनी क्षेत्र पे आक्रमण करेगा, क्योंकि इधर का क्षेत्र तो पूर्णता हो गया इसका, तो अब ये बढ़ेगा भारत के अंदर वाले क्षेत्र पे। और जब ये भारत के अंदरूनी क्षेत्र में बढ़ेगा, तो अब ये देखते हैं कि इस समय भारत के अंदरूनी वाले क्षेत्र में क्या स्थिति थी, यानी कौन कौन से ऐसे राजा थे जो भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित किए हुए थे जब बाबर भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए आता है। ठीक है, और बाबर आक्रमण करने के लिए क्यों आता है? क्योंकि उसको निमंत्रण मिला था। निमंत्रण क्यों मिला था? निमंत्रण इस कारणवश मिला था क्योंकि भारतीय क्षेत्र पे हमारे कई सारे राजा उस समय शासन कर रहे थे। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में हमारा लोधी वंश चल रहा था, और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी इस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था। और अगर हम लोग दक्षिण की बात करें, तो कृष्णा नदी के ऊपर वाला भाग में बहमनी साम्राज्य चल रहा था, जो कि 5 भागों में टूट चुका था। मुसलमानी सत्ता थी ये भी। ठीक है, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं भारतीय क्षेत्र में पूर्ण रूप से इस्लामियों का बोलबाला इस समय तक ज्यादा था। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे शासक थे जो कि हिंदू शासक भी थे। कृष्णा नदी के ऊपर का भाग बहमनी साम्राज्य, कृष्णा नदी के नीचे वाला क्षेत्र जो था वो विजयनगर साम्राज्य था, जो कि पूर्ण रूप से हमारा हिंदू साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग उस क्लास को भी देख लीजिएगा, जिससे कि सहजता महसूस होगी इस क्लास को और अधिक समझने में। ठीक है, तो जो कि कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य हमारा चल रहा था। और अगर बात करें तो राजस्थान मेवाड़ वाले क्षेत्र पे हमारा राजपूतों का शासन चल रहा था, जहां के शासक हमारे राणा सांगा थे। ठीक है, तो इस प्रकार से राजपूतों का शासन भी चल रहा था। तो इन सारे क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजाओं का क्या था, इस समय शासन काल था। और इनको आपस में लेकर के एकता नहीं थी, ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, जिस कारणवश एक शासक से दूसरे शासक के बीच में टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। और इन्हीं सारे कारणों के चलते, इन्हीं सारे लाभों का फायदा उठा करके, इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए बाबर क्या करता है? आक्रमण करता है, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि भारतीय क्षेत्र की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो थोड़ा सा कमजोर है। कमजोर इस कारणवश है क्योंकि इधर के जितने भी हमारे शासक या सुल्तान या जो राजा हैं, उनमें आपस में एकता नहीं है, जिस कारणवश इन्हीं शासकों के द्वारा, किनके द्वारा? इन्हीं शासकों के द्वारा क्या किया गया कि बाबर को निमंत्रण दिया गया कि आप आइए, भारतीय क्षेत्र पे आक्रमण कीजिए। तो क्या होता है कि पंजाब वाले क्षेत्र में हमारा जो भी सारा सिस्टम था, उस समय शासन कर रहे थे हमारा लोधी वंश का जो भी शासक था, यानी इब्राहिम लोधी के चाचा का शासन था, जिसको आलम खां के नाम से जानते हैं, पंजाब वाले क्षेत्र में था। और राणा सांगा ने भी निमंत्रण दिया था। राणा सांगा के पश्चात में अगर और हम लोग बात करें तो काफी सारे ऐसे शासक थे जिन्होंने किसको, बाबर को निमंत्रण भेजा था कि आप आइए और भारतीय क्षेत्र पे आक्रमण कीजिए। इसी कारणवश मैंने पहले ही बोला कि घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, इन लोगों को ऐसा लगता था कि बाबर थोड़ा सा सीधा साधा सुल्तान या बादशाह है,
इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये लोग किसको दावत दे रहे हैं। अरे ये तुम्हारे पापा है बेटा, अगर आ गए ना तो एक बार बोले ना कि अगर आ गए तो समझ लो कि खैर नहीं है, निमंत्रण तो दे दिए, अब झेलना पड़ेगा तुम्ही को। क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता था कि बाबर बार बार आक्रमण करता है और बार बार आक्रमण करने के पश्चात में ये अपनी सत्ता को स्थापित नहीं करता है, तो ये पुनः आक्रमण करने के पश्चात में आएगा, आक्रमण करेगा और कुछ बहुत धन लूटेगा भारतीय क्षेत्र से और पुनः यह फरगना वाले क्षेत्र में वापस लौट जाएगा। तो इस कारणवश इन लोगों ने निमंत्रण दिया, लेकिन बाबर तो बाबर है, अब भाई उनको स्थायित्व तो सत्ता चाहिए और भारत जैसा धनार्ध क्षेत्र, धनार्ध प्रदेश, कौन ऐसा शासक होगा या कौन ऐसा बादशाह होगा या सुल्तान होगा जो अपनी सत्ता को यहाँ पे स्थापित नहीं करना चाहेगा। तो बाबर भी कम दिमागदार नहीं था, वो तो यार शुरुआत से ही सोचो, इतने सालों से वो सत्ता को संभाल रहा था, 11 और 12 वर्ष की आयु से ही उसने सत्ता को संभालना और लोगों के बीच में जाना और आना, खेल खेलना शुरू कर दिया था। तो इन लोगों को ये नहीं पता था कि हम किसको दावत दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आता है भारतीय क्षेत्र में जब इसको दावत दी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण अब ये करेगा भारतीय क्षेत्र में, जो कि 1526 ईस्वी में करता है। 1524 के बाद में 1526 ईस्वी में ये युद्ध करता है, या एक प्रकार से बोले इस युद्ध को याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में ये भारत के अंदरूनी क्षेत्र पे आक्रमण करता है, जिसको हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत का क्या था? प्रथम युद्ध था ये, जो कि किसके मध्य में होता है? तो ये बाबर के मध्य में, बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य में होता है, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। हमारे सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था इसका पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में, और ये 5वां युद्ध था बाबर का भारतीय क्षेत्र में। ये कौन सा युद्ध था? ये 5वां युद्ध था। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पहला 1504 में, दूसरा 1500 कब किया? 11 वाले क्षेत्र में, सॉरी 1519 में, 1519 के पश्चात में पुनः 1519, पुनः 1520, पुनः 1524 और 1524 के बाद में 1526 उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध और सबसे बड़ा युद्ध था ये, जहां से इब्राहिम लोधी यहाँ पे हार जाता है और बाबर की यहाँ से जीत हो जाती है और फाइनली भारतीय क्षेत्र में मुगलिया सल्तनत यहीं से आरंभ होती है। तो एक प्रकार से बोले पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में क्या होता है कि पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में मुगल वंश की जो स्थापना होती है, मुगल वंश की जो स्थापना होती है वो 1526 में होती है। कहां पे? भारतीय क्षेत्र में। इसको हमने याद रखना है। भारतीय क्षेत्र में 1526 ईस्वी में मुगल वंश स्थापित हो जाता है। मैंने पहले ही बोला कि जो भी सारे शासक थे जिन्होंने निमंत्रण दिया था, अब वो सारे शासक डर चुके थे। डर क्यों चुके थे? क्योंकि यार होता ना, एक कहावत होता है कि बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो आप लोगों ने अगर हमसे पंगा लिया ही है तो अब हम यहाँ इस क्षेत्र को छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। हम पूरा जीवन इधर उधर भागते रहे, अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाए। अब हम बेटा अपनी सत्ता को क्या करेंगे? यहीं पे स्थापित करेंगे और बाकायदा अपने साम्राज्य का विस्तार हम यहीं से करेंगे, अर्थात दिल्ली से ही करेंगे। ठीक है, तो सारे जो शासक थे वो डर गए। अब डर गए क्योंकि बाहरी क्षेत्र का शासक था, अब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था कि भारतीय क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके और अपनी सत्ता को स्थापित कर सके। ठीक है, अब थोड़ा सा जिक्र जब हो ही गया है तो पानीपत के युद्ध का थोड़ा सा वर्णन करते हैं हम
कि 2-4 पॉइंट यहां से याद करते हैं कि इस युद्ध में होता क्या है। ठीक है, बाबर के द्वारा क्या किया गया और इब्राहिम लोदी के द्वारा क्या किया गया। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है हम लोग जानते हैं कि बाबर की इसमें जीत होती है और इब्राहिम लोदी हमारा हार जाता है। और इतना ही नहीं, पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत का या इस पूरे के पूरे लोदी वंश का यह एक पहला ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में ही मारा गया था। ठीक है, तो किसने परास्त किया था? बाबर ने। और बाबर के पास में इतनी सेना थी, यानी आप लोग अंदाजा लगाइए कि बाबर के पास में मात्र 12,000 सेना थी। कितनी सेना थी? 12,000 सेना थी। मात्र 12,000 सेना थी। और इब्राहिम लोधी के पास में 1,00,000 सेना थी। 1,00,000 सेना थी मात्र। ठीक है, फिर भी इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर की क्या होती है? जीत होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि बाबर ने इस पूरे के पूरे पानीपत के युद्ध में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकी का प्रयोग किया था। वो तकनीकी कैसी थी? इसी को बोलते हैं ना कि वो कम चतुर थोड़ी ना था, पूरी रणनीति बना करके वो क्या करता है कि पूरी रणनीति बना करके किसी क्षेत्र पे आक्रमण करता था। और वैसे भी इब्राहिम लोधी को पहले इस बात से अवगत करवा दिया गया था 1524 में ही, जब वो बाहरी क्षेत्रों पे आक्रमण कर रहा था। लेकिन तब इब्राहिम लोधी ने इस पे ध्यान नहीं दिया और इसने ये कहा कि जब वो दिल्ली पे आक्रमण करेगा तब हम उसके साथ में अपना संघर्ष जारी करेंगे। अभी वो बाहरी क्षेत्र में आक्रमण कर रहा है, करने दो। तो हल्के में ले रहा था और जब उसने अंदरूनी क्षेत्र में आक्रमण किया तो बेचारा हार जाता है। देखते हैं इसी में कि क्या तकनीक थी। इसमें बाबर ने पहली बार तुगलका पद्धति, तुगलका या तुगलका पद्धति के नाम से जानते हैं। ये पद्धति क्या थी कि इसमें तुगलका पद्धति या उज़्बेकों की देन थी। किसकी देन थी? उज़्बेकों के देन थी। इसको भी उज़्बेकों से ग्रसित थी। उज़्बेकों से क्या थी कि ग्रसित थी। उज़्बेकू कौन थे? तो ये मध्य एशिया की एक जनजाति थी हमारी उज़्बेकू, जिनके पास में एक टेक्नोलॉजी थी, वो थी तुगलका पद्धति की टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया गया कि पहली बार बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया, यानी तोप खाने का प्रयोग किया पहली बार। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग कब किया गया? तो वो किया गया हमारे पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसने किया? बाबर ने किया था। किसके खिलाफ किया था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ में किया था। कब किया था? 1526 में। ठीक है, तो ये तुगलका पद्धति याद रखिएगा। इसके पश्चात में हमारा याद रखिएगा एक पद्धति और याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस्मानी पद्धति के नाम से जानते हैं। एक पद्धति या एक युद्ध की नीति बाबर की ये थी उस्मानी पद्धति। उस्मानी पद्धति क्या होती है? यह पद्धति एक प्रकार से युद्ध में या जब हम आक्रमण करने वाले होते हैं तो किस प्रकार से या किस क्रम में हमको तोपों को सजाना है कि दुश्मन हमारे सामने टिक ना सके और ढेर हो जाए। तो इस क्रम में जो भी हमारे तोपों को सजाने का कार्य किया गया वो किस पद्धति के माध्यम से किया गया? उस्मानी पद्धति के माध्यम से। और तोपों का प्रयोग किया गया, ये कौन सी पद्धति थी? ये तुगलका पद्धति थी। उस्मानी पद्धति और तुगलका पद्धति ये हमने याद रखना है। इसके पश्चात में ये तोपों का प्रयोग किया गया और उस्मानी पद्धति का प्रयोग कर दिया गया युद्ध के लिए। ठीक है, जिससे कि दुश्मन टिक नहीं पा रहा था। तभी 1,00,000 सेना के सामने 12,000 सेना क्या होती है कि 12,000 सेना के सामने 1,00,000 सेना टिक
नहीं पाती है। वरना सोचो ना, कहां 12,000 की सेना और कहां 1 लाख की सेना। ठीक है, तो युद्ध जीतना चाहिए था इब्राहिम लोधी को ही, लेकिन इब्राहिम लोधी के पास में उतनी तकनीक ही नहीं थी, अपनी स्वयं की टेक्नोलॉजी नहीं थी। और यही टेक्नोलॉजी, यही चतुराई के साथ में बाबर क्या करता है कि इस युद्ध में सारा होता है ना कि साम दाम दंड भेद, सारे औजारों को लेकर के या सारे हथियारों को लेकर के पूरा बाबर उतरता है इस युद्ध में। और काफी महत्वपूर्ण युद्ध इसी कारण हो जाता है क्योंकि इसी युद्ध के पश्चात में भारतीय क्षेत्र में मुगलिया सल्तनत स्थापित होती है। इसके पश्चात में इन तोपों का नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम क्या था? तो इस तोपों का जो नेतृत्व कर रहे थे पूरे युद्ध के दौरान में, उसका नाम था उस्ताद अली बुली के नाम से जानते हैं। ये पूरे के पूरे इस युद्ध में तोपची थे। तोपची का तात्पर्य ये है कि तोपों का नेतृत्व कर रहे थे। और तोपची के साथ साथ में कुछ हमारी बंदूकें भी थी। तो बंदूकधारियों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था उस्ताद मुस्तफा। याद रखिएगा, उस्ताद मुस्तफा के नाम से जानते हैं। पूरे के पूरे युद्ध में बंदूकों का या बंदूकधारियों का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो उस्ताद मुस्तफा के नेतृत्व में, और तोपों का जो नेतृत्व किया जा रहा था उस्ताद अली बुली के नेतृत्व में किया जा रहा था। ठीक है, और इन दोनों के द्वारा इतना बेहतरीन अंदाज में इस युद्ध में तोपों का और बंदूकों का इस्तेमाल किया गया, या इतने बेहतरीन अंदाज में नेतृत्व किया गया कि इब्राहिम लोदी की सेना इनके सामने टिक नहीं पाई। और फाइनली क्या होता है कि 1526 ईस्वी में ही युद्ध भूमि में ही क्या होता है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही इसकी सेना को पता चलता है कि हमारा सुल्तान, हमारा शासक युद्ध भूमि में मारा गया, तो पूरे के पूरे युद्ध क्षेत्र में भगदड़ मच जाती है। और जाहिर सी बात है, जिसका शासक ही नहीं बचा, अब युद्ध लड़ने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, और ऐसा भी इतिहासकारों के द्वारा बोला गया कि इसकी तकनीक इतनी अच्छी थी कि इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि सुबह सुबह युद्ध हमारा स्टार्ट होता है और दोपहर होते होते युद्ध हमारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। केवल किस कारणवश? क्योंकि इसने तुगलका पद्धति और उस्मानी पद्धति और इन सारे लोगों को लेकर के क्या किया था कि युद्ध भूमि में उतरा था, या रणनीति बना करके पूरे के पूरे रणभूमि में उतरता है। इसी कारणवश 12,000 की सेना 1 लाख सेना क्या होती है? परास्त हो जाती है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा हमारा इसी मतलब दौरान में पूरा का पूरा पानीपत का युद्ध इसी तरीके से होता है और इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार जाता है। और ये भी कहा गया इतिहासकारों के द्वारा कि युद्ध को जीतने के पश्चात में बाबर के द्वारा एक उदारता के रूप में पेश किया गया, यानी बाबर एक उदारवादी सुल्तान या बादशाह के रूप में अपने आप को पेश करता है। उदारता से तात्पर्य यह है कि जितने भी क्षेत्र ये पीछे जीत करके आता है उन क्षेत्रों में ये क्या करता है कि धन बंटवाता है, अर्थात चांदी के सिक्के बंटवाता है जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके। क्योंकि युद्ध वगैरह हुआ था तो उसमें काफी सारे लोग मारे गए थे, जान माल की हानि हुई थी, जिस कारणवश क्या होता है कि ये चांदी के सिक्के बंटवाता है अपनी प्रजा में। और इन्हीं चांदी के सिक्कों को बंटवाने के क्रम में या इसी दान देने के क्रम में उन लोगों ने या इसकी प्रजा ने इसको एक उपाधि दी थी या इसको एक नाम से संबोधित किया जिसको हम लोग कलंदर के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, कलंदर नाम से इसको क्या किया गया? संबोधित किया गया, या एक प्रकार से इसकी क्या थी? उपाधि थी। दान देने के क्रम में, दान के क्रम में। और दान कैसा देता है? चांदी के सिक्के, चांदी के
सिक्कों का दान करता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पानीपत का युद्ध, हमारा यही था और इससे बेटर हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी लोग चाह रहे थे कि ये यहाँ से वापस जाए, इसी के पश्चात से उसकी यहाँ पे स्थायित्व सत्ता यहाँ पे प्रदान हो जाती है और फाइनली मुगलिया सल्तनत इसी के पश्चात से स्थापित हो जाता है भारतीय क्षेत्र में। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इसके पश्चात में हम कुछ युद्धों का वर्णन और करेंगे जो कि बाबर से ही रिलेटेड है, बाबर से ही संबंधित है, जो कि काफी महत्वपूर्ण युद्ध है हमारे। पहला युद्ध पानीपत का था भारत के अंदरूनी क्षेत्र में। इसके पश्चात में 1527 में खानवा का युद्ध अध्ययन करेंगे, 1528 में चंदेरी का युद्ध अध्ययन करेंगे, 1529 में घाघरा का युद्ध अध्ययन करेंगे एंड 1530 में फाइनली बाबर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इन सारे युद्धों का वर्णन या इन सारे घटनाओं का क्रम जो चलेगा वो इसके आने वाली क्लास में हम उन तमाम सारी बातों का जिक्र करेंगे जो बाबर के संपूर्ण जीवन काल में घटित होकर के रह गई और पूरे के पूरे मध्यकाल के इतिहास में बाबर के नाम से या बाबर के जीवनी के संदर्भ में पूरा का पूरा इतिहास आज छप करके रह गया एक बेहतरीन अंदाज में, और बाबर का नाम बाकायदा सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज कर दिया गया, वो भी हमेशा और हमेशा के लिए। इतिहास इसका साक्षी बना हुआ है। ठीक है, तो आप भी इस क्लास के साक्षी बनिए और अध्ययन करते चलिए और आनंद लेते चलिए मेरे साथ में इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास का। बाकी जो भी सारी बातें होंगी मैं आपकी सारे तनाव को दूर करने के लिए हमेशा और हमेशा तत्पर एवं तैयार हूं। ठीक है, तो रिवीजन करते चलिएगा और सारी बातों को देखते हुए चलिएगा। बाकी मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।